हेलो दोस्तों, कैसे आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित। तब मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं डेली आपके सामने इस टाइम 8:30 बजे इस क्लास को आपके लिए लेकर आता हूं और एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। तब मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे बच्चों का किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस की क्लास में आपके सामने लेकर आता हूं। तब मुझे आपसे सिर्फ ये उम्मीदें हैं कि 8:30 बजे आप जहां पर भी हो, आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। अपने सारे वर्क छोड़कर विविध एक्सप्रेस की क्लास दिशा के प्लेटफॉर्म से आप जरूर ज्वाइन करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया। तब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, प्यासी भूमि का देश कौन सा देश कहलाता है। कितना आसान क्वेश्चन यहां आपसे पूछ लिया गया है। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कौन सा देश कहलाता है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है और बिल्कुल बता रहे हैं और हंस के बता रहे हैं कि ये भी कोई क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही होना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन भी आपको इतना आसान लगना चाहिए कि आपकी परीक्षा फेल ना हो। प्यासी भूमि का देश, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में स्पीड से ऑस्ट्रेलिया लिख दिए। ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में समझिए आप। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है, लेकिन समुद्र का पानी है, और समुद्र का जो पानी होता है उसका जो पीएच मान होता है बहुत ज्यादा होता है। वो यानी उसके अंदर वो क्या होता है, क्षारीय होता है। समुद्री जल का पीएच मान लिख सकते हो आप। चलो यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन जोड़िए आप, क्योंकि विविध चल रहा है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। समुद्री जल का पीएच मान, बहुत मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में इसको लगा रहे हैं। समुद्री जल का पीएच मान लिख भी रहे हैं, 8.4 है। तो ये क्या हुआ, क्षारीय हुआ। अगर किसी का पीएच मान, किसी की हाइड्रोजन पावर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। तो समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, तो इसलिए वो प्यासी भूमि का देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप, कैनबरा। कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं आपको और दूंगा। बॉक्साइट का उत्पादन, बॉक्साइट का मैक्सिमम, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, कहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट बिल्कुल इसके बाद भी आपके सामने। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास के साथ बने रहे। आपको अपनी परीक्षाएं पास करनी है, टाइम इतना रहता नहीं है। तब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट सबने आपको नहीं इसका स्क्रीनशॉट किया होगा, ये इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बढ़िया। चलिए आप प्यारे बच्चों देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बाली आरिक द्वीप समूह सिर्फ पूछा गया है कहां पर स्थित है। किस महासागर का बालिक आरिक द्वीप समूह है। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि बालिक आरिक नाम का बाली आरिक द्वीप समूह कहां पर इसकी पोजीशन है, कौन से सागर में है या कौन से महासागर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ लगा सकते हो आप, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो आप, भूमध्य सागर का ये द्वीप है, भूमध्य सागर का ये द्वीप समूह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, कई बार पहले भी विविध एक्सप्रेस की क्लास में क्वेश्चन आपके सामने आए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप। बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर लगा रहे हैं। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पारसनाथ। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा हार्ड आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट जिन बच्चों ने विविध एक्सप्रेस की क्लास को बराबर वॉच किया है उन्हें यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। देखना मेरे प्यारे बच्चों आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य है। लिखिए आप, संघ का
संघ का यह कर्तव्य है कि वह सभी राज्यों को वाह्य रक्षा प्रदान करे, वाह्य आक्रमण से रक्षा प्रदान करे। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? वो कौन सा आर्टिकल आएगा जिसमें इस बात के बारे में लिखा हुआ है कि यानी कि संघ का कर्तव्य है कि अगर किसी एक राज्य पर, इस लाइन से मेरे पैचो मतलब है, अगर किसी एक राज्य पर बाहरी कोई अटैक हो रहा है, भारत के किसी एक राज्य पर कोई दूसरा देश अटैक कर रहा है, तो संघ का कर्तव्य बनता है, केंद्र का कर्तव्य बनता है कि उसको बाहरी अटैक से बचाए। तो वो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? बाहरी आक्रमण से राज्य को बचाने का कर्तव्य संघ का है। तो प्यारे बच्चों, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? आर्टिकल नंबर। बहुत बच्चे स्पीड के साथ इसको लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपसे सिविल में पूछा जा सकता है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ इसका आर्टिकल लगा भी रहे हैं, कुछ मेरे प्यारे बच्चे गलत भी लगा रहे हैं और कुछ सही भी लगा रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप अनुच्छेद 355 में प्रावधान है, अनुच्छेद 355 में प्रावधान लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 355 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नोट कर सकते हो आप। और होमवर्क के लिए 3 आर्टिकल यहां देता हूं मैं आपको रिवाइज के लिए, क्योंकि पढ़ा रखे हैं, यहां पर नहीं बताऊंगा। 352, 356, 360, 352, 356, 360 आपको खुद करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। मैं इसको रब कर रहा हूं आपके सामने, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके लिए। लिखिए आप मेरे प्यारे, देश का प्रथम सुपर फास्फेट खाद आयोग की स्थापना, कारखाना कब स्थापित हुआ, इसका गठन कब हुआ? तो मेरे पैचो अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। इसका गठन 1906 में हुआ। बहुत मेरे पैचो लगा रहे हैं 1906। कहां पर? रानीपेट कहां पड़ता है मेरे पैचो? चेन्नई। कहां पड़ता है रानीपेट? चेन्नई में पड़ता है। रानीपेट चेन्नई में पड़ता है। एक है रानीखेत उत्तराखंड में है और रानीपेट चेन्नई में है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, रानीपेट चेन्नई में है और रानीखेत आपके उत्तराखंड में। रानीखेत कहां पर है? उत्तराखंड में। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपकी प्रैक्टिस चल रही है। स्पीड के साथ थोड़ा नोट करें आप प्लीज, थोड़ा सा टाइम आपको नोट करने के लिए इतना ज्यादा नहीं मिलेगा कि मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा फिर। क्लियर? देखिए आप, विक्टोरिया झरना कौन सी नदी का पानी विक्टोरिया झरने में बहता है मेरे प्यारे से बताइए आप? विक्टोरिया जलप्रपात में कौन सी नदी का पानी बहता है? कौन सी नदी का पानी बहता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लगाइए आप। जाम्बेजी नदी का पानी बहता है। जाम्बेजी नदी का पानी बहता है मेरे प्यारे, जाम्बेजी नदी का पानी बहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम आपके लिए। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें मेरे प्यारे। आगे देखिए आप, नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन आप बिल्कुल आपके सामने, देखिए आप बढ़िया कंटेंट। एक और क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा हार्डली क्वेश्चन हो सकता है। विश्व में वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिशत कौन सा है? विश्व में कौन सा वन क्षेत्र
कौन सा वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिशत में है? तो मेरे भाई कौन सा वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र के भी अलग अलग टाइप हैं, तो कौन सा वो वन क्षेत्र है जिसमें विश्व में सबसे ज्यादा वो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसकी परसेंट सबसे ज्यादा है, उसका नाम है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, इसका प्रतिशत विश्व में सबसे ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चा इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और ऐसा मैं आपको बहुत ही एक जर्नली क्वेश्चन जो आपने बहुत बार पहले भी पढ़ रखा है, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट था इसका भी मेरे प्यारे, सॉरी, देखिए आप, बढ़िया कंटेंट। देखिए आप क्वेश्चन को देखकर आप हंसोगे कि क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, हंसोगे इसलिए क्योंकि आपने दिशा के प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट को पढ़ा है और इतने दिन से आपने तैयारी की है, कितनी बार ये क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस में आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार को संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके कानूनी दर्जा देकर, यानी विधायी दर्जा देकर, कानूनी दर्जा देकर कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? कितने क्वेश्चन कौन से अनुच्छेद में जोड़ दिया गया? क्वेश्चन भी हो गया, बहुत सारे फैक्ट भी इसके अंदर हो गए। कौन से अनुच्छेद में? 300 के कै में इसको जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऐसे ही आपको बताना है। अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों, संपत्ति के मूल अधिकार को जब समाप्त किया गया, इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन में से एक पॉइंट को जरूर उठा के रखता है, तब किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके दोबारा से आपके सामने रिमाइंड के लिए ये पॉइंट लेकर आया, आपका टाइम यहाँ पर इसमें लिया। तो जब क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपका इसमें खरा मिलेगा आपको, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। और नेक्स्ट कंटेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप क्लास के साथ बने रहिए, आप क्लास के साथ मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए आप। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप, कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किसने किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा घूमता है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इतिहास मुझसे पढ़ा है उनका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बार बार मैं ऐसी बात को बोलता हूं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ इसका आंसर लगा भी रहे कि कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किसने किया? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया नेहरू जी। अगर कोई पटेल लगा रहा है तो गलत लगा रहा है। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अगर आप पॉइंट पर आओगे, अध्यक्ष कौन था? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसमें अध्यक्ष थे। और मूल अधिकारों की घोषणा किसने की है? अगर मूल अधिकारों की घोषणा आपसे कह के पूछिए पहली बार किसने उनका वर्णन किया है तो पटेल लगाओगे। नहीं, पटेल को लिखकर किसने दिए? प्रारूप तैयार किया है नेहरू जी ने। और जो अध्यक्ष है बोलकर सुनाएगा कौन? बोलेगा कौन? पटेल ने बोले हैं, इसने लिख कर दिए। इस लाइन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है। तब ने इस पॉइंट को आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। कराची अधिवेशन 1931 एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करें और या इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट आएगा इसके बाद भी आपके लिए। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, देखना आप अभी इनको आप स्क्रीनशॉट करें आप इसका प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके लिए, बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा आप। नीति निषेधक तत्वों को भारतीय, लिखिए आप, नीति
निदेशक नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और आपके लिए है, अब हम जो जीएस की तैयारी का जो विद्या एक्सप्रेस का जो हम प्लेटफॉर्म लेकर चले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसकी भी फेज बढ़ गई हैं। अब पहले में फेज 1 फेज 2, अब ये फेज 3 आपका चल रहा है, तीसरी अवस्था के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीपीएस की बात करोगे तो कोई भी क्लास के अंदर मेरा प्यारा बच्चा जिसने बिल्कुल विद्या एक्सप्रेस की क्लास को अच्छे से वॉच किया है और दिशा के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, उसका एक एक कंटेंट वो बता देगा। जो भी अगर मैं अभी क्वेश्चन बोलता हूं, अभी कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ लगा सकते हो। आप मुझे आपसे इतनी उम्मीद है। मैंने बोला नीति निदेशक तत्वों को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, कौन से भाग में रखा गया है, कहां से लिए गए हैं। अभी आप स्पीड के साथ अपनी टाइपिंग बढ़ा दोगे तो आप उस फेज को पार कर चुके हैं। आप फेज 1 फेज 2 फेज 3 की तरफ हम चल रहे हैं। तो मैंने यहां पर पूछा इनको शामिल करने का मोटिव क्या था, इनको शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो इसे बोलते हैं जीएस का तीसरा फेज आपका दिशा के प्लेटफॉर्म में चल रहा है। किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक व सामाजिक व सामाजिक लिखिए आप, सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूत करना, प्रजातंत्र को मजबूत करना या उसका विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। मेरे प्यारे, जब मैंने आपको 36 से 51 के बीच में आर्टिकल पढ़ाए तो वहां पर क्या क्या लिखा हुआ था? होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, एनवायरमेंट सुरक्षित होना चाहिए, कृषि पशुपालन को संरक्षण मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूत करना या उसको स्थापित करना या उसको स्टेबल करना, ये नीति निदेशक का मुख्य उद्देश्य है। सामूहिक कार्यों को स्ट्रॉन्ग करना, और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? 36 से 51। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको बता सकते हैं भाग कौन सा आएगा? भाग 4। कहां से लिए हैं? आयरलैंड। तो ये आपके फेज 1 और फेज 2 आपके खत्म हो गए। फेज 3 का क्वेश्चन मैंने आपको यहां दिया है। अब मेरे किसी प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल भी विद्या एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको सुमेलित कर लिए क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपका अनुच्छेद 50 आया था, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होनी चाहिए, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 50 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं, अगर आप दिशा के प्लेटफॉर्म से क्लास को कर रहे हो आप, तो आपका कोई भी जीएस में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आपको क्लास को बराबर वॉच करना है, क्लास के साथ जुटे रहना है, हमारे साथ क्लास के साथ बने रहना है। अब ये तो है नहीं कि आपने आज क्लास की 10 दिन से लगातार क्लास नहीं की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपने जी ऑनलाइन क्लास चला रखी है, आधे ने तो ये पता नहीं कि दिशा प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन क्लास चल रही है नहीं चल रही है। इतने बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, परीक्षा से इतनी दूर जा चुके हैं। फॉर्म भर रखा है, फॉर्म तो भर का है टाइम से, बट तैयारी ये पता नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है नहीं चल रही। बहुत बच्चे इस तरीके से अभी अनभिज्ञ भी हैं और कुछ लापरवाह भी हैं कि जो अपने भविष्य के प्रति इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा संकेत आपके लिए नहीं है। क्लियर? जो बच्चे बराबर क्लास को वॉच करें उनकी परीक्षाएं पास होंगी, 100% पास होंगी। क्लियर? मेरे प्यारे देखिए आप, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, बढ़िया कंटेंट था। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट, थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, होल्ड हो गया था आपके इस पर, कोई बात नहीं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप मेरे प्यारे, बढ़िया कंटेंट आपके सामने लिखिए आप। अभी आपने लिखा था, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं यहां पर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। लघु संविधान, इसे हिंदी में कहते हैं लघु संविधान, इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने स्पीड के साथ लगा दिया है, 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। बहुत से प्यारे बच्चे हंस रहे हैं क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि उनका बिल्कुल क्वेश्चन श्योर है, किसी भी एग्जाम में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होगा, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप इसको मैं रब करता हूं। देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन वही उठाए जा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। अगर मैंने यहां पर आपको प्रस्तावना, मुझे आपको उलझाना नहीं है। क्लियर?
आपकी परीक्षा को मुझे सिर्फ पास कराना है। क्लियर? उद्देश्य का इसका दूसरा नाम है। तीसरा इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं। इसके बारे में कुछ कंटेंट है, आप बता सकते हैं। आप प्रस्तावना का जो स्रोत है कहां से लिया गया है, कौन से देश से स्रोत उठाया है, पहली बार इसको प्रस्तुत कौन सी सन में किया है, पहली बार प्रस्तुत कब इसको किया गया है, और इसमें अब तक संशोधन कितनी बार, अब तक संशोधन कितनी बार हुआ है। आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका आंसर बताइए आप। और इसी को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं। कितनी बार मैंने आपको लिखवाया है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए। आप कहीं बाहर से कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है। कहीं बाहर से कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी दिशा की क्लास से, दिशा प्लेटफॉर्म की क्लास से, विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटे हुए हो आप, तो आपका कोई भी मैं क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, चाहे वो साइंस का है या वो संविधान का है या इतिहास का है या ज्योग्राफी है। क्लियर? मेरे प्यारे जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है, तो उसके क्वेश्चन में विद एक्सप्रेस में उठा सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा आपको वहां क्लिप दे सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में भी उन पॉइंटों को लिख सकते हैं, उन सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, उनको मैं आपके लिए विद एक्सप्रेस क्लास के साथ लेकर आ सकता हूं। क्लास थोड़ी बड़ी कर सकता हूं, थोड़ा सा धैर्य आप रखिए आप। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थे, स्रोत कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। और पहली बार प्रस्तुत किसने किया? 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? नेहरू। अब तक कितनी बार फेरबदल? एक बार चेंजिंग इसमें हुई है। एक बार जब चेंजिंग हुई तो 3 नए वर्ड इसमें जोड़े गए, 3 नए शब्द। इतना सदाबहार ये पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम आए। प्रस्तावना में अब तक एक बार फेरबदल हुआ, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। मेरे प्यारे, जब मैंने आपको चिल्लाकर ऐसे पॉइंट आपको बताएं, ये हमेशा आपको डिक्टो एग्जाम में रखे मिलेंगे। एग्जाम देना आप 2020 में जाओ या 10 साल बाद भी कोई एग्जाम देगा, तब भी सब कुछ ये रहेगा, सब कुछ फिक्स है, नो चेंज, कुछ भी बदला नहीं है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। आत्मा ना कहकर कुंजी बोल दे, तब भी मेरे प्यारे आप क्या लगाओगे? प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया आपका गलत नहीं होगा। ये इसके फेज 1 और 2 के क्वेश्चन है। फेज 3 का इसका कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट विद एक्सप्रेस की क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा मेरे प्यारे। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने लिखिए। आप कितना बढ़िया कंटेंट, किस अनुच्छेद में लिखिए आप, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। मूल अधिकार, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी है। मूल अधिकार माना गया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा कर दिया है, मतलब सब वही है, डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार मान लिया गया है। आज के बाद आपका एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने, और जैसे जैसे पॉइंट आपके आ रहे हैं, फेज 1 2 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 3 4 के भी आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट करें इसका। देखिए आप बढ़िया कंटेंट, देखिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है दारा शिकोह। आपने दारा शिकोह का नाम सुना? बहुत मेरे प्यारे, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है उन्हें दारा शिकोह के बारे में सब कुछ पता है। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां। ये शाहजहां का बड़ा पुत्र है। शाहजहां का दारा शिकोह बड़ा पुत्र है। दारा शिकोह कौन से सिलसिले से संबंधित था? दारा शिकोह कौन से संप्रदाय को मानता था, या कौन सी परंपरा को मानता था? परंपरा लिखा जाए
संप्रदाय लिखा जाए, सिलसिला लिखा जाए, सिलसिला भी सही बोलते हैं, मतलब सब एक ही होता है। तो दारा सिकों ने कौन से समुदाय को अपनाया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तभी आपके सामने क्वेश्चन उठाकर रख दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी परंपरा को मानता था? कादरी परंपरा को मानता था, कादरी परंपरा को मानता था। जब भी मैंने आपको कभी ये पॉइंट बताया तो इसके अपोजिट एक पॉइंट और बताया, इसके अपोजिट एक पॉइंट और बताया। क्यों बताया? क्योंकि इन दोनों की संप्रदाय बहुत पूछी गई है। अकबर कौन से संप्रदाय को मानता था? अकबर कौन से संप्रदाय को मानता था? पढ़ाते सब हैं, लेकिन पॉइंट्स को पॉइंट से कैसे कनेक्ट करना है, किसको कहां पर कैसे जोड़ना है, ये मेरे प्यारे बच्चों हर किसी पर नहीं आता है। दारा सिको इस सिलसिले से संबंधित है, तो बताइए अकबर कौन से संप्रदाय से, कौन से सिलसिले से संबंधित है? अकबर कौन से परंपरा को मानता था? चिश्ती संप्रदाय को मानता था। चिश्ती संप्रदाय को अकबर मानता था। और अकबर के गुरु का नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती, जिसकी फतेहपुर सीकरी में, और उसकी कुटिया में, उसके आश्रम में अकबर के बेटे का जन्म हुआ। जब अकबर के बेटे का जन्म यानी कि गुरु की कुटिया में हुआ, तो बेटे का नाम भी गुरु के नाम पर क्या रख दिया गया? सलीम रख दिया गया। जिन बच्चों ने मुझसे इतिहास पढ़ा है वो जीवन में कभी इतिहास को नहीं भूल पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं इतिहास में आपको फैक्ट ज्यादा लिखवा दिए और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सब्जेक्ट का पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आप पे जोड़ना नहीं आता है, कनेक्ट करना नहीं आया है, सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आया है, तो उस सब्जेक्ट का पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको सिलेबस ज्यादा दे दिया, रट्टा लगाइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कनेक्ट कर नहीं पा रहे हो, आप जोड़ नहीं पा रहे हो, आप पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ऐसे बच्चे भी हैं जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद भी आईपीएस बने हैं, बार बार एनसीईआरटी का अध्ययन किया और आईपीएस बन गए, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी कोई एक सब्जेक्ट पर 20 बुक लेने की। एनसीईआरटी के अध्ययन से ही मुख्य परीक्षा लिखी, कहां से कहां बड़े बड़े पदों पर चले गए। तब मेरे प्यारे से मतलब सिर्फ ये होता है कि आप किस पॉइंट को कितने इंटरेस्ट के तौर पर किस तरीका से आप उसे कनेक्ट कर रहे हो और अपने जीवन में उस पॉइंट को कैसे आप उतार रहे हो आप, तो ये मेन पॉइंट ही होता है। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप भारत से इंग्लैंड की ओर, या चलो सीधा क्वेश्चन लिखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, या धन का बहिर्गमन का सिद्धांत या धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया है। दादा भाई नौरोजी ने दिया है। दादा भाई नौरोजी। देखो हालांकि ये क्वेश्चन इसका क्या है, फेज 1 2 का क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके से सीधा ही पूछा जाता है कि यानी कि धन भारत से पैसे कैसे गया, कैसे वापस आया, तो ये कौन बता रहा है? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताए हैं। किसी दिन फिर विविध एक्सरसाइज क्लास में दादा भाई नौरोजी पर चर्चा होगी। अभी मेरे पास और क्वेश्चन बहुत हैं, उसे वो मुझे कराने हैं। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आप लिखिए आप वॉरेन हेस्टिंगस, इसका नाम आपने मेरे प्यार से सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंगस का भारत आने का पहला उद्देश्य क्या था? कितना बढ़िया मैंने आपको क्वेश्चन दिया। ये इसके फेज 3 का क्वेश्चन है, ये फेज 1 का क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप वॉरेन हेस्टिंगस का भारत आने का पहला उद्देश्य था पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन भारत आने का ये इसका पहला उद्देश्य था। और ये जो वॉरेन हेस्टिंगस है, इसके लिए क्वेश्चन की बात करोगे आप, तो इसने बंगाल से क्या कर दिया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला, कभी आपसे पूछ लिया जाए, आएगा एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? कभी क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? वॉरेन हेस्टिंगस। जब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन को दोबारा से कानून में लाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंगस नाराज हुआ, ये कह रहा कि मैंने तो बंगाल से दोहरे शासन को समाप्त किया है, आप
दोबारा से लगा रहे हो आप, तो नाराज हुआ, वह भारत छोड़कर वापस लंदन चला गया। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। यही पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर यहां से मैं गवर्नर वर्ड को हटा दूं और जनरल पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, इसको मैं रब करता हूं, देखिए आप बढ़िया कंटेंट। चलिए बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लिखो मेरे प्यारे बच्चों। आप एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, मैंने आपसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो बुलंद दरवाजा है ये स्थित कहां पर है और कब बना वो सब लिख देना आप। बुलंद दरवाजा स्थित कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। जिन बच्चों ने इतिहास पढ़ लिया है ऑफलाइन या वेबसाइट पर, उनका गलत नहीं होगा। और कब बना था बुलंद दरवाजा? 1572 में। किसके उपलक्ष्य में बना था? कहां से? अकबर कहां से जीत कर आया था? किस विजय के उपलक्ष्य में? किस विजय या किस जीत के, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसको बनवाया? कहां से जीत कर आया था अकबर? तब मेरे प्यारे बच्चों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। जिन बच्चों ने पहले नोट कर रखा है उन्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो यहां पर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? नोट करें आप इसे। चलिए आप इसको नोट कर, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले से कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया कंटेंट था, इसमें भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। अब आप नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, किस वाद को, लिखिए आप, किस वाद को संसद, किस वाद को संसद, किस वाद को संसद, किस वाद को, किस वाद ने, सॉरी को मतलब ने कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस ठीक हो जाएगा आपका बिल्कुल। किस वाद ने संसद को संविधान में, संविधान के मूल अधिकारों में, संशोधन करने का अधिकार दिया। संशोधन करने का अधिकार यहां मिल गया। कौन से केस के द्वारा? कौन से केस के द्वारा संसद को मूल अधिकारों में अमेंडमेंट, फेरबदल करने का यहां अधिकार मिला? तब मेरे प्यारे कौन सा केस था? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती लिख सकते हैं आप, केशवानंद भारती। जब यूपीएससी आपका यूपी दरोगा का बैच चलेगा इस पर स्पेशल, तो वहां पर मूल विधि में आपको बहुत कुछ 40-50 केस भी आपको लिखवाए जाएंगे, जहां वहां पर 1-2 केस पूछ लेता है मेरे प्यारे, वहां पर आपको लिखवाए जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आएगा इसके सामने, लिखिए आप, पहले आप इसको नोट करें आराम से। चलिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखो आप नेक्स्ट। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों आप, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना। कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया। भारतीय, अभी प्रैक्टिस भी आपको कराई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण, लिखिए आप, भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन में है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? 1981, 1981। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? कितना सदाबहार क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन। तो मुझे तो लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने वीर एक्सप्रेस की क्लास की जो 50, 52, 55 वीडियो हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने लगातार धैर्य बनाकर उन वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कर लिया है, उनका जीएस का किसी भी एग्जाम में, चाहे दिल्ली पुलिस है या जेल वार्डर है या एनटीपीसी है, तो लगभग मेरे प्यारे बच्चे वो फेल नहीं होंगे, ये मेरा उनसे वादा है। क्लियर? एक एक कंटेंट वहां आपको दिया गया है, आपकी इतनी प्रैक्टिस वहां पर हो गई है, तब मेरे प्यारे आपका वो भय, वो आपका डर भी निकल चुका है कि आप जीएस के सामने बच्चे डरते थे। आज मैंने आपका वो डर भी दूर कर दिया है। जिन बच्चों ने क्लास को अच्छे से वॉच किया है, अब बराबर क्लास के साथ बने रहें, बराबर क्लास को वॉच करते रहें और बहुत ही धैर्य के साथ। अब जिन बच्चों ने क्लास को वॉच नहीं किया है, बिल्कुल बहुत लापरवाही दिखाई है कि हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। क्लियर? तो देखिए आप, राष्ट्रीय आय का आकलन
कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें बिल्कुल लगा दिया है CSO। अब यहाँ CSO की बात करोगे आप तो CSO पे और भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो इनके फेज बना सकते हो आप। तो मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अभी यहाँ जब CSO की बात चल रही थी तो मैंने मेरे बच्चों यहाँ लिखा CSO, इसका फुल नेम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसका गठन कब हुआ? 1951 में हुआ। इसका गठन कब हुआ? 1951 हुआ। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनता है? एक क्वेश्चन और लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? कभी आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को ये डे बनता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? CSO का मेरे प्यारे बच्चों घर हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां से डिक्टो आए सीधा क्वेश्चन लगा देना आप मेरे बच्चों। आप देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, इसको मैं रब करता हूं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट, भारत की वर्तमान क्रिय शक्ति समता के आधार पर, देखिए आप क्रिय शक्ति समता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? क्रिय शक्ति समता के आधार पर। एक क्रिय शक्ति समता से मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है? खरीदने की पावर। खरीदने की पावर में इंडिया अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर पर है? तीसरे स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। लिख सकते हो आप, तीसरे स्थान पर है। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपके सामने। लिखिए आप, भारत में कौन सा निकाय विदेशी मुद्रा। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भारत में कौन सा निकाय विदेशी मुद्रा का विनिमय बोले तो एक्सचेंज, विनिमय कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा भी दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अभी मैंने आपको एक विविध एक्सप्रेस की क्लास में आरबीआई के कार्य लिखवाए थे 9 बजे लाइव क्लास में। आरबीआई के टोटल कार्य लिखवाए, तो टोटल आरबीआई के जो कार्य हैं वही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां सिर्फ आपसे पूछा गया कि विदेशी मुद्रा के कंट्रोल को कौन प्रकाशित करता है, कौन उसको एक्सचेंज करता है? विदेशी मुद्रा कंट्रोल में कौन उसको एक्सचेंज कंट्रोल कौन करता है? वो करता है आरबीआई। कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? आरबीआई। ये आरबीआई का कार्य है। यहां निकाय से मतलब क्या है? किसी संस्था के लिए, बोर्ड के लिए बोला गया है, बैंक के लिए बोला निकाय वर्ड दिया गया है सिर्फ किसके लिए? किसी संस्था के लिए। क्वेश्चन में निकाय बोल देते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। आरबीआई के फेज 1 फेज 2 के क्वेश्चन सभी के याद हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे आरबीआई के फेज 1 के क्वेश्चन क्या है? आरबीआई का फुल नेम क्या है? आरबीआई का गठन कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं? ये इसके फेज 1 फेज 2 के क्वेश्चन है, और ये इसका एक कार्य का टेक्निकल फेज 3 का क्वेश्चन है। तब मेरे पैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। पेपर आप छोटा दो या बड़ा दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बड़ा अच्छा कंटेंट, बड़ा बढ़िया पॉइंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप
बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन को, आप बढ़िया कंटेंट लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। पृथ्वी की सतह का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? पृथ्वी, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए कि ये आपके दिल्ली पुलिस का जो आप एग्जाम दोगे उसकी जीएस की डेली प्रैक्टिस होती है, आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। पृथ्वी की सतह का औसतन टेम्परेचर, औसतन तापमान, मेरे बच्चों में हार्ड लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना आए और फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता भी, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे पृथ्वी की जो सतह है का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। आप इसमें क्या लगा सकते हो? आप लगाइए आप 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, विश्व मरुस्थलीकरण एवं रोकथाम दिवस कब मनता है? ये डे है मेरे प्यारे बच्चों, ये विश्व डे है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, 17 जून को मनाया जाता है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, हार्ड लैंग्वेज भी आपके सामने आएगी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं आपके दिशा प्लेटफॉर्म पर, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्लास के साथ बने रहिए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहली बार पढ़ा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बार बार प्रैक्टिस करोगे उसका अर्थ समझ में आएगा तो फिर कभी जीवन में वो गलत नहीं होगा। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और क्लास के साथ मेरे प्यारे बच्चे बने रहें। आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें। जो बच्चे क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम जीवन में नहीं आती है। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखिए आप, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, विश्व में कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखना आप। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो आपकी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस विश्व में कौन सी पाई जाती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस की संख्या ज्यादा है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपको मेरे प्यारे बच्चों बताइए जलवाष्प। कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो जलवाष्प सबसे ज्यादा है, और ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछ ली जाए तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितनी होती है? 4 होती हैं। कई बार मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है, मीना का जलवा। कितनी बार मैंने आपको ग्रीन हाउस की ट्रिक बताई है। यहाँ मी से मतलब क्या है? मीथेन है। मी से मतलब मीथेन है। ना से मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 है। और मेरे बच्चों का से मतलब क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जलवा से मतलब क्या है? जलवाष्प है। जलवा से मतलब क्या है? जलवाष्प है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कौन सी पाई गई है? जलवाष्प है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पहुंचाती है? सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान कौन सी पहुंचाती है? ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लाइमेटिक चेंजिंग के लिए जैसे भी क्वेश्चन आए और उत्तरदायी प्रमुख मुखिया गैस पूछी जाए तो CO2 बताना है, और टोटल संख्या पूछे तो जलवाष्प बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस ज्यादा जलवाष्प, लेकिन नुकसान कौन सी पहुंचा रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट आपके सामने आएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिखवाया, ये क्वेश्चन का फेज 2 और 3 का था। फन का 1 के क्वेश्चन आप इसके कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से स्पीड के साथ। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए अच्छा नहीं मिटा, अब क्या मिटेगा? ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ ओवर जो हम अर्थ ओवर का डे मनाते हैं, इसको मनाते हैं हम अर्थ ओवर।
पृथ्वी को बचाया जाता है। अर्थ ओवर का उद्देश्य क्या होता है, अर्थ ओवर का जो मोटिवेट जो लक्ष्य है वो उद्देश्य क्या है, तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें। अर्थ ओवर का उद्देश्य क्या है, धरती के संसाधनों को बचाना होता है। लिखिए आप, अपनी धरती माता के संसाधनों को बचाना होता है। धरती के संसाधनों को बचाना मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ओवर कहलाता है। और अर्थ ओवर जो मनाता है वो कौन सी संस्था है, जो अर्थ ओवर डे मनाती है वो कौन सी संस्था है विश्व के अंदर जो अर्थ ओवर दिवस मनाती है, वर्ल्ड वाइड। लिखिए आप, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मनाया जाता है। कौन सी संस्था अर्थ ओवर दिवस मनाती है या पूरा वर्ष मनाती है? अर्थ ओवर पूरा वर्ष मनता है, अर्थ ओवर वर्ष मनाया जाता है, डे नहीं मनता है, पूरा वर्ष मनता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मनाया जाता है। और अर्थ ओवर का मनाने का उद्देश्य क्या है, धरती के संसाधनों को मेरे प्यारे बच्चों बचाना होता है। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने, एक पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसे। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इसको मैं रब करता हूं आपके लिए। देखिए आप, मिट गया, ठीक है। देखिए आप, पहला देश, कितना बढ़िया क्वेश्चन आप बता सकते हो। आप पहले मैंने आपको कितनी बार लिखवा रखा है, पहला देश जिसने कार्बन के उत्सर्जन पर टैक्स लगाया, कार्बन के उत्सर्जन पर टैक्स लगाया, तो कौन सा पहला देश जिसने कार्बन के उत्सर्जन पर टैक्स लगाया है, वो देश पहला कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आंसर क्या आएगा? न्यूजीलैंड आएगा। क्या आएगा? न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने कार्बन के उत्सर्जन पर टैक्स लगाया। और न्यूजीलैंड की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने दिशा के प्लेटफॉर्म से क्लास को वॉच किया है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संदेश होता है, ईमेल संदेश मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ईमेल जो संदेश होता है उसका अभेदकारी रूप किसमें वितरित होता है? ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप का वितरण, ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप का जो वितरण होता है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब मेरे प्यारे बच्चों कौन करता है? उसको बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बड़ा अच्छा कंटेंट आपके सामने। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा, उसे भी आप अच्छे से वॉच करना मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आएगा। देखिए आप, डाटा को स्रोत से, डाटा को स्रोत या स्रोत का मतलब सोर्सेज, जिस सोर्सेज से आप डाटा को लेकर जा रहे हो आप, क्लियर? डाटा को स्रोत से गंतव्य से मतलब होता है डेस्टिनेशन। क्या होता है? गंतव्य से मतलब होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा, गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगा, कौन बताएगा? कितना समय लगा, कौन बताएगा? ये बताने वाला कौन सी कमांड है? कौन बताएगा? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपका जो डाटा है, सोर्स से डाटा कहां जा रहा है? डेस्टिनेशन में जा रहा है, पहुंचने में कितना समय लग रहा है, इसको कौन सी कमांड बताती है? वो कौन सी कमांड है जो डेटा को सोर्स से, स्रोत से कहां लेकर जाती है? डेस्टिनेशन, गंतव्य तक लेकर जाती है। और पहुंचने में जो समय लगता है, पहुंचने के समय को कौन सी कमांड बताती है? उस कमांड का नाम है पिंग कमांड। पिंग कमांड मेरे प्यारे बच्चों, पिंग कमांड बताती है, पिंग कमांड बताती है। आप मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने।
चलिए आप, बढ़िया कंटेंट। एक क्वेश्चन और लिखोगे आप कंप्यूटर में, यहां देखिए आप लिखिए मेरे पे आप कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग चिन्ह और लंबाई, अलग अलग चिन्ह के अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को, अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को, चौड़ाई की लाइनों को किसके द्वारा पहचान की जाती है, किसके द्वारा, कौन सा वो कोड है जिसके द्वारा इन लाइनों के कोड को क्या कहते हैं। इसका मतलब ये कंप्यूटर से जो पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की जो लाइन होती हैं, लाइनों को कौन सा वो कोड है जो इन लाइनों को पढ़ता है, उस कोड का नाम क्या है, कौन से कोड के द्वारा, बार कोड के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर की लंबाई चौड़ाई की जो लाइनें हैं ये आइडेंटिफाई होती है बार कोड के द्वारा। मेरे पैर आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, मेरे पैर आपने ये नोट कर लिया होगा, बढ़िया कंटेंट था आपके सामने। धीरे धीरे आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा धीरे धीरे। लिखिए आप, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि कौन सी कहलाती है। लिखिए आप, अक्षरों तथा मेरे पैसे लिखा, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि कौन सी कहलाती है। स्टोर करने की विधि या मेथड क्या कहलाती है, कौन से वो मेथड है जिसके द्वारा अक्षरों चिन्हों को बाइटों में स्टोर किया जाता है, वो विधि कौन सी है। कोडिंग सिस्टम। कौन सी विधि है, कोडिंग सिस्टम। मेरे पैसे लिखिए आप, कोडिंग सिस्टम। तो मेरे पैसे इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लिखिए आप, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ, ये आपको बताना है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज सिस्टम है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है विंडोज। पहला विंडोज कब लॉन्च हुआ, आपको इसका सन बताना है मेरे प्यारे बच्चों। आप पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो पहला विंडोज कंप्यूटर, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप 1985, 1985 में लॉन्च हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और इसमें देख लोगे आप, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन सी डेट को मनता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन सी डेट को मनता है मेरे पैचो। क्या लगाओगे, बहुत मेरे पैचो इस क्वेश्चन का तो आंसर बड़ी स्पीड के साथ लगा रहे हैं। लगाइए, इसका आंसर क्या आएगा, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। तो मेरे पैचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, क्लास के साथ बने रहिए लास्ट तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया क्लास के साथ बने हो आप। सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए हैं और देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की है। दिल्ली शहर किस वंश की देन है। दिल्ली शहर किसकी देन है, तोमरों की देन है। किसकी देन है, अड़ंगपाल तोमरों की देन है। तोमर वंश ने दिल्ली शहर को बसाया है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया है। चंडीगढ़ मेरे पैसे लिखिए आप, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया है, नेकचंद ने बनाया है। किसने बनाया है मेरे पैचो, नेकचंद द्वारा डिजाइन हुआ है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, नेकचंद के द्वारा। नेक्स्ट लिखिए आप, भारत ने ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब लिया। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला
हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कौन से ओलंपिक खेल में लिया, कौन सी सन में लिया? मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, 1928 एम्स्टर्डम, 1928 लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा 1928 एम्स्टर्डम। 1928 एम्स्टर्डम कहां पड़ता है? एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्टियोमीटर से क्या काउंट होता है? आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप बढ़िया कंटेंट, बिल्कुल देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, क्वेश्चन आपके लिए, एक्टियोमीटर से क्या काउंट होता है? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं और क्लास को लास्ट तक वॉच करें। एक्टियोमीटर से क्या काउंट होता है? सूर्य के किरणों की तीव्रता, सूर्य के किरणों की तीव्रता को काउंट होता है, मापा जाता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तीव्रता मापी जाती है। एक क्वेश्चन और आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखिए आप सोल्डर किसका बना होता है? सोल्डर किसका बना होता है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं। सोल्डर किसका बना होता है? टांका किसका बना होता है? टांका जो मिक्स मेटल होती है किसकी बनी होती है? और आपका फ्यूज तार किसका बना होता है? तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। तीनों को एक साथ लिखने का पर्पज ये है, ये तीनों ही लेड प्लस टिन के बने होते हैं, लेड प्लस टिन के बने होते हैं। और आपके एग्जाम में कई बार फ्यूज तार की प्रकृति पूछी गई है। फ्यूज तार की जो नेचर है, जो प्रकृति है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? फ्यूज तार की प्रकृति क्या है? यानी उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट करिए आपको। चलिए आप, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आज आपको ये विजय एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है और आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आप, और अपने सभी दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करा सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड नाइट।